पुतिन एक यूक्रेनी आग के घेरे में फंस गए हैं और जैसे जैसे लपटें तेज होती जा रही हैं वो नीचे 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 गिरते जा रहे हैं। कम से कम यही महसूस होता होगा जब यूक्रेन ने रूस के खिलाफ एक और जबरदस्त ड्रोन हमला कर दिया। रूस के अंदर यूक्रेन ने एक साथ हर जगह हमला किया, जिसके बाद तेल संयंत्र, निर्माण इकाइयां और बहुत कुछ जलकर राख हो गए। यही पुतिन अपने लोगों के लिए लाए हैं, ड्रोनों की लगातार बौछार, जिससे कुछ भी नहीं बच सकता। रूस बड़ा है, लेकिन यूक्रेन के खतरनाक ड्रोन रूस को पंगु बना रहे हैं और पुतिन की ताकतवर छवि टूट रही है। पुतिन कुछ नहीं कर सके, बस देखते रहे जब 9 और 10 जुलाई को यूक्रेन ने रूस पर जोरदार ड्रोन हमला किया। हमले के अंत तक रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के 376 यूएवी को रोक लिया है। ये युद्ध का सबसे बड़ा यूक्रेनी ड्रोन हमला नहीं है, बिल्कुल नहीं, लेकिन नतीजों के लिहाज से ये सबसे प्रभावी हमलों में से एक है। रूस हमेशा दावा करता है कि उसने सब गिरा दिया, यह नहीं मानता कि ड्रोन अपने लक्ष्यों पर लगे, फिर भी आग लगती है, हवाई अड्डे बंद होते हैं। रूस के सैन्य उद्योग और अन्य देशों को निर्यात की क्षमता वाली सुविधाओं में अब अचानक बड़े छेद हो गए हैं जो पहले नहीं थे। पुतिन, लगता है रूस की वायु रक्षा कुछ चूक गई। हम रोस्तोव के नुकसान से शुरू करते हैं। रोस्तोव ओब्लास्ट यूक्रेन की सीमा से लगा हुआ है, जिससे यह एक स्पष्ट लक्ष्य बन जाता है जब यूक्रेन अपने ड्रोन के साथ कुछ त्वरित जीत हासिल करना चाहता है, खासकर अब जब उन ड्रोन में पहले से कहीं अधिक मारक क्षमता और रेंज के मामले में अधिक लचीलापन है। रात भर के यूक्रेन हमलों से रोस्तोव को नुकसान हुआ। टागानरोग में निवासियों ने बताया कि बंदरगाह क्षेत्र में भीषण आग लगी, जिससे रोस्तोव के निर्यात केंद्र पर हमले का संकेत मिला। एक ज़ेलानोवा प्लस ने बताया कि ये रिपोर्टें सिर्फ अटकलें नहीं थी, क्योंकि उसने जल्द ही बंदरगाह से उठते काले बादलों के वीडियो साझा किए। कीव पोस्ट का कहना है कि रूसियों से आ रही खबरें, जो वास्तव में जो हुआ उसे रिपोर्ट करने को तैयार है, यह संकेत देती है कि यूक्रेन ने कुर्गानोदा पर सीधे प्रहार किए। प्रोडक्ट ऑयल डिपो, जहां रूसी ईंधन और तेल उत्पादों को शैडो फ्लीट के जहाजों पर लादने के लिए ले जाया जाता है, फिर ये जहाज उन उत्पादों को उन लोगों तक पहुंचाते हैं जो उन्हें खरीदने के लिए तैयार है। ज़ेलानोवा प्लस टेलीग्राम चैनल पर और वीडियो और धुआं दिखा, जिससे पुष्टि हुई कि यह बंदरगाह अब आग की लपटों में घिरा हुआ है, बन गया है। लेकिन यूक्रेन रोस्तोव से अभी निपटा नहीं था। ऐसा लगता है कि टैगानरोग में एक और लक्ष्य पर हमला हुआ, जो शहर का एविएशन कॉलेज था। जैसा कि आप नाम से उम्मीद कर सकते हैं, यह कॉलेज रूस की एविएशन और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के लिए विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करता है। रूस के लिए ऐसे विशेषज्ञ जरूरी है, क्योंकि उसकी यूक्रेन रणनीति अब मिसाइलों और विमानों से दागे गए ग्लाइड बमों से दूर से हमला करने तक सीमित है। इस बार सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑक्यूपेशन के प्रमुख पेट्रो एंद्रियुशेंको ने टेलीग्राम पर वीडियो साझा किए हैं। रोस्तोव के लोगों ने सोचा होगा, यूक्रेन के ड्रोन ने 2 बड़े ठिकानों पर हमला किया है, अब शायद और हमला न हो। गलत, यूक्रेन अभी रोस्तोव से निपटा नहीं था। ये ओब्लास्ट रूस के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है, सिर्फ इसलिए नहीं कि इसकी सीमा पर स्थिति इसे हमलों के लिए एक उपयोगी लॉन्च पैड बनाती है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इसके बंदरगाह रूस को एज़ोव सागर तक पहुंच प्रदान करते हैं। इसका मतलब है कि रोस्तोव पुतिन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वह कब्जे वाले क्रीमिया पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। और यूक्रेन के हमलों की श्रृंखला ने अभी एक और झटका दिया है, जिससे वो प्रायद्वीप और भी ज्यादा अलग थलग पड़ गया है, जो पहले ही महीनों से यूक्रेन के शानदार मध्यम दूरी के हमलों के बाद गंभीर परेशानी में है। यूक्रेन के हमले इतने ज्यादा थे कि रोस्तोव ओब्लास्ट के गवर्नर यूरी स्लेजार घबराहट में आ गए। रोस्तोव क्षेत्र पर अभी हवाई हमला हो रहा है। हमले को रोकने के प्रयास के दौरान टैगानरोग और अज़ोव शहरों के साथ साथ अज़ोस्की और मात्वेयव का कागानोस्की जिलों के ऊपर लगभग 35 यूएवी को नष्ट कर दिया गया। राज्यपाल ने कहा, दुर्भाग्यवश जमीन पर इसके असर पड़े हैं। हम मानते हैं कि जमीन पर परिणाम का अर्थ है कि हमारी वायु रक्षा कई ड्रोन रोकने में नाकाम रही। रूस के लिए कहे तो हमारी वायु रक्षा इतनी अच्छी थी कि उसने सब कुछ मार गिराया और मलबा उन्हीं लक्ष्यों पर गिरा जिन्हें यूक्रेन निशाना बना रहा था। और हमने जिन 2 लक्ष्यों का पहले ही जिक्र किया है, उनके अलावा भी कई और लक्ष्य थे।
स्लीजर के अनुसार कागानिक गांव में यूक्रेनी ड्रोन ने प्रशासनिक भवन पर हमला किया, जिससे आग लगी, पर कोई हताहत नहीं हुआ। खुद अजो शहर में यूक्रेन के ड्रोन हमले ने 2 पेट्रोलियम भंडारण केंद्रों में भीषण आग लगा दी। आग बहुत बड़ी रही होगी, क्योंकि रूस आमतौर पर यह उजागर करना पसंद नहीं करता कि उस पर यूक्रेन के ड्रोन का हमला हुआ है। रोस्तोव के गवर्नर द्वारा रिपोर्ट करना दिखाता है कि आग इतनी तेज थी कि छुपाई नहीं जा सकी। उन्होंने उन पेट्रोलियम सुविधाओं का नाम नहीं लिया जिन पर यूक्रेन ने हमला किया, पर इसके लिए स्लेजार जरूरी नहीं है। एक्स एक्सेलोनोवा प्लस फिर से सबूतों के साथ सामने आया है। फुटेज और जियोलोकेशन से लगता है कि यूक्रेन ने डोन टर्मिनल ऑयल डिपो या एजो ऑप्टिकल मैकेनिकल प्लांट या दोनों पर हमला किया। चैनल द्वारा साझा किए गए एक क्लिप में आग और काले धुएं का विशाल पैमाना निश्चित रूप से एक तेल भंडारण इकाई पर हमले का संकेत देता है। सामान्य संरचना पर हमले से इतनी भीषण आग नहीं लगती। अगर यूक्रेन ने उस संबंधित संयंत्र को भी सफलतापूर्वक निशाना बनाया तो यह एक और बड़ी जीत है। अजो ऑप्टिकल मैकेनिकल प्लांट रडार, ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और प्रिसिशन गाइडेड सिस्टम बनाता है, जो कीव पोस्ट के अनुसार विमानों और युद्धपोतों से लेकर रूस के बख्तरबंद वाहनों और मिसाइलों तक हर चीज में इस्तेमाल होते हैं। रूस को पुतिन के आक्रमण जारी रखने के लिए लगभग हर जरूरी चीज मिल रही है, चाहे हमला कहीं से हो। ये यूक्रेन के लिए काफी सफल शाम बनता है। हमने बताया था कि यूक्रेन ने हर चीज पर हर जगह एक साथ हमला किया। इसका मतलब है यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद सिर्फ रोस्तोव नहीं जल रहा। यूक्रेन ने एक और रूसी क्षेत्र में ठीक उसी तरह के लक्ष्य पर सटीक वार किया, जिसे उसने लंबी दूरी की क्षमताएं विकसित करने के बाद से अपनी प्राथमिकता बना रखा है। यूक्रेन के ड्रोन ने अगला हमला कहां किया ये बताएंगे, लेकिन पहले याद दिला दें, आप देख रहे हैं द मिलिट्री शो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यही सबसे अच्छा समय है। 1 सेकंड निकालकर बटन दबा दें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। हो गया। अब क्रास्नोदार पर हमले की बात करते हैं। यूक्रेन के जबरदस्त रात भर चले हमलों पर अपनी रिपोर्ट में कीव इंडिपेंडेंट ने खुलासा किया कि यूक्रेन के ड्रोन एक बार फिर क्रास्नोदार क्षेत्र में इल्स्की ऑयल रिफाइनरी से टकरा गए। यूक्रेन के नियंत्रण वाले क्षेत्र से 500 किलोमीटर दूर यह रिफाइनरी यूक्रेन के ड्रोन का पुराना निशाना है। अब ये ड्रोन वहां नियमित रूप से पहुंचते हैं। 10 जुलाई को इस खास रिफाइनरी पर युद्ध शुरू होने के आफ्टर से 17वीं बार हमला हुआ। पिछली बार 2 जून को निशाना बनी थी। यूक्रेन के ड्रोन ऑपरेटरों में रंजिश सी लगती है। हालांकि असल में यहाँ हो क्या रहा है कि यूक्रेन बार बार उस रिफाइनरी पर हमला करता है जो हर साल 6.6 मिलियन टन तक ईंधन प्रोसेस करने में सक्षम है, क्योंकि बार बार के हमलों की वजह से रूस के लिए उस रिफाइनरी को पूरी तरह से चालू करना नामुमकिन हो जाता है। जब भी यूक्रेन ने पिछली बार जिस चीज को निशाना बनाया था उसकी मरम्मत पूरी होने के करीब होती है, तभी ये उड़ती हुई पाबंदियां फिर से आ जाती है और एक और टारगेट को तबाह करने के लिए तैयार रहती है। आप सोच सकते हैं कि 17 हमलों के बाद रूस को ये समझ आ जाना चाहिए था कि उसे इल्स्की में कुछ हवाई सुरक्षा की जरूरत हो सकती है। शायद उसे ये बात समझ आ गई हो, लेकिन उसके पास तैनात करने के लिए अतिरिक्त वायु रक्षा साधन नहीं है। एक रिफाइनरी में फिर आग लगी है जो यूक्रेन के ड्रोन से राहत की मांग कर रही है। जेलानोवा प्लस के पास फुटेज है जिसमें इल्स्की में रात को आग जलती दिख रही है। क्रास्नोदार क्राय के ऑपरेशनल मुख्यालय ने बताया कि सेवर्स्की जिले की इल्स्की ऑयल रिफाइनरी में यूएवी के मलबे से आग लग गई। वो रहा। हम डी शब्द का इंतजार कर रहे थे और क्रास्नोदार क्राय के अधिकारियों ने निराश नहीं किया। दुनिया का सबसे सटीक ड्रोन मलबा एक बार फिर से टकराया है, कुल मिलाकर 17वीं बार, और सिर्फ 2026 में ही 5वीं बार। हमें तो अब लगता है कि हमारे अंदर अब और व्यंग करने की ताकत भी नहीं बची है। अब ये मलबे वाला बहाना पुराना हो गया है, क्योंकि मलबा यूक्रेन के निशाने से कई किलोमीटर दूर और बिना नुकसान के गिरता हुआ कभी नहीं दिखता। तो इल्स्की ऑयल रिफाइनरी एक बार फिर जल उठी, जो रूस के लिए ईंधन संकट से निपटने में बिल्कुल भी मदद नहीं करेगी, जो इस समय पूरे देश में जोर पकड़ रहा है। साथ ही ईंधन और तेल का जलना कम निर्यात का मतलब है, जिसका मतलब है कि क्रेमलिन के युद्ध कोष से
पैसे बाहर जा रहे हैं। एक और जगह है जिस पर यूक्रेन के ड्रोन ने हमला किया, जिससे हमलों की रात पूरी हो गई, और वो कोई और नहीं बल्कि रूस की राजधानी मॉस्को है। हम आपको यह बताना चाहेंगे कि यूक्रेन के ड्रोन ने प्रमुख सैन्य ठिकानों पर एक के बाद एक हमले किए। मॉस्को में तबाही, अगर हम अपने तुकबंदी वाले अंदाज में कहें, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। यूक्रेन ने ड्रोन भेजे, लेकिन रूस का दावा है कि उसने सभी को रोक लिया, और रूस के दावों का खंडन करने वाली कोई रिपोर्ट नहीं है। यूक्रेन के हमले से मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन के अनुसार 16 ड्रोन के कारण डोमोडेडोवो एयरपोर्ट अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, और ऊपर से सेंट पीटर्सबर्ग का पोल्कोवो एयरपोर्ट भी पाबंदियों के तहत रहा, जिससे पता चलता है कि यूक्रेन के कुछ ड्रोन पुतिन के गृहनगर तक पहुंचे। क्या ये यूक्रेन द्वारा रोस्तोव और क्रास्नोदार क्राय में किए गए जितना प्रभावशाली है? शायद नहीं। यूक्रेन ने मॉस्को ड्रोन भेजकर 2 मकसद हासिल किए हैं। पहला, एयरपोर्ट का बंद होना उन मुख्य कारणों में से एक को दर्शाता है जिनकी वजह से यूक्रेन इतनी गहरी स्ट्राइक करता है, और वो है उस युद्ध को रूस की जनता तक वापस लाना जिसे पुतिन ने शुरू किया था। हम इस विचार को आगे गहराई से समझेंगे। यहाँ एक एयरपोर्ट जो ड्रोन हमले से उड़ाने रद्द करता है, वही गुस्साए लोगों से भर जाता है जिन्होंने बहुत पैसे खर्च किए, लेकिन अंत में उन्हें उसी युद्ध का सामना करना पड़ता है जिससे वे बचना चाहते हैं। यूक्रेन ने तो यहाँ तक कहा है कि एयरपोर्ट बंद करना भी उस दबाव अभियान का हिस्सा है जिसे यूक्रेन रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। मई 2025 में कीव इंडिपेंडेंट ने रिपोर्ट किया था कि यूक्रेन के ड्रोन ने 1 जनवरी से 22 मई के बीच 217 एयरपोर्ट बंद करवा दिए थे। यूक्रेन रक्षा सेना के दक्षिणी डिवीजन के प्रवक्ता सेरही ब्रातिचुक ने कहा, ये रुकावटें संयोग नहीं है, ये लॉजिस्टिक्स, एयर डिफेंस सिस्टम और जनता के मनोबल पर दबाव अभियान का हिस्सा है। रूसी जनता को युद्ध की कीमत चुकानी होगी। एयरपोर्ट पर टेंट में सोना बड़ी कीमत तो नहीं, पर मनोबल पर असर डालता है। ये रूसी जनता से कीमत वसूलने का अनोखा तरीका है। ठंडे एयरपोर्ट फर्श पर सोना या कम कुर्सियों के लिए लड़ना मॉस्को के लोगों को याद दिलाता है कि उनके राष्ट्रपति ने ऐसा युद्ध शुरू किया जिसे वे खत्म नहीं कर सकते। और याद दिलाने की बात करें तो इससे हमें दूसरी बात पर ले जाता है जो यूक्रेन के मॉस्को में हमलों ने हासिल की। उन्होंने पुतिन को याद दिलाया कि यूक्रेन रूस की राजधानी पर हमला कर सकता है। यूक्रेन ने 2026 में ये कई बार किया है। जून के अंत में यूक्रेन ने मॉस्को के सैटेलाइट केंद्र पर हमला किया। उससे पहले इसी महीने के बीच में यूक्रेन ने मॉस्को की मुख्य तेल रिफाइनरी पर अपने अब तक के सबसे बड़े हवाई हमलों में से एक किया, जिससे जलते तेल की वजह से निवासियों ने काली बारिश की शिकायत की। पुतिन अब अच्छी तरह से जानते हैं कि यूक्रेन के पास ऐसे ड्रोन हैं जो न केवल मॉस्को तक पहुंच सकते हैं, बल्कि महत्वपूर्ण ऊर्जा और सैन्य ढांचे को भी चकनाचूर कर सकते हैं। रूस के नेता जुलाई 10 के हमले के बाद खुद को भाग्यशाली मान रहे हैं कि सिर्फ एक हवाई अड्डा बंद हुआ, पर उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यूक्रेन की ओर से जो हमने अभी देखा वह मुख्य घटना की शुरुआत हो सकती है, जिसमें आग रूस की राजधानी तक पहुंच सकती है, जो अब पुतिन के शासन में पहले से ज्यादा असुरक्षित है। आइए 10 जुलाई को व्यापक नजरिए से देखें। ये दिन हमलों के लिहाज से बड़ा था। तेल डिपो, रिफाइनरी व सैन्य ठिकानों पर हमले हुए। साथ ही वह मॉस्को को वह छोटा सा याद दिलाना भी थी। यूक्रेन ने रूस को यही दिखाया जब उसने पूरे रूस में आग का घेरा बना दिया। यूक्रेन के ड्रोन अब रूस में किसी भी सैन्य लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं और रूस इसे रोक नहीं सकता। अगर देखें तो 10 जुलाई का हमला मामूली था, खासकर यूक्रेन की बढ़ती मारक क्षमता के हिसाब से। ये कहना पागलपन जैसा लगता है, क्योंकि यूक्रेन के कई ड्रोन अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 1000 किलोमीटर तक गए, जो पुतिन के हमले की शुरुआत के समय एक अकल्पनीय उपलब्धि होती। लेकिन यह सच है, यूक्रेन इससे कहीं गहराई तक हमला कर सकता है जितना 10 जुलाई के हमले से लगता है, और इससे पुतिन की पैंट गीली हो जाएगी। हमने इसका सबसे उल्लेखनीय सबूत हाल ही में हुए हमलों से कुछ दिन पहले ही देखा, जब खबर आई कि यूक्रेन ने साइबेरिया की ओम्स्क रिफाइनरी पर सीधा हमला किया है। हम फिर से कहेंगे, साइबेरिया ये यूक्रेन से 2500 किलोमीटर से ज्यादा दूर है,
लगता है यूक्रेन ने FP-1 ड्रोन का नया वर्जन इस्तेमाल किया जो इतनी दूर जा सकता है। यूक्रेन के ड्रोन ने अब तक की सबसे लंबी दूरी तय कर नया रिकॉर्ड बनाया और वो भी बड़े अंतर से। ये पुतिन और उनके लोगों को स्पष्ट संदेश देता है जिसे यूक्रेन क्रेमलिन के गलियारों से लेकर रूस के सुदूर पूर्व तक गूंजाना चाहता है। अब कुछ भी सुरक्षित नहीं है और रूस इसे जानता है। मार्च से ही रूसी अधिकारी यह चेतावनी दे रहे हैं। सर्गेई शोइगु, जो रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव थे और देश के पूर्व रक्षा मंत्री भी थे, ने उरल्स में एक बैठक के दौरान यही बात कही थी, जहां उन्होंने न केवल यूक्रेन के लंबी दूरी के ड्रोन बल्कि उस समय के आसपास हुई कई तोड़फोड़ की घटनाओं पर भी चर्चा की थी। शोइगु ने घोषणा की कि हथियार प्रणालियों के विकास की गति, खासकर बिना पायलट वाले ड्रोन सिस्टम्स की और उन्हें तैनात करने के तरीकों की जटिलता ऐसी है कि रूस का कोई भी क्षेत्र खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता। कम से कम एक रूसी अधिकारी सच बताने को तैयार है। रूस का पिछला सुरक्षित इलाका अब रहा ही नहीं, उसका पिछला मोर्चा अब असुरक्षित है। और ये सिर्फ शोइगु नहीं कह रहे। रूस के सैन्य ब्लॉगर, जो पहले मॉस्को की सैन्य श्रेष्ठता और यूक्रेन पर हमले का समर्थन करते थे, अब मानने लगे हैं कि यूक्रेन रूस पर हावी हो रहा है। रूस को अब जिन हालातों का सामना करना पड़ रहा है वे उन तमाम धारणाओं के उलट हैं जो पुतिन के अपना आक्रमण शुरू करने से पहले बनाई गई थी। यूक्रेन से ऐसी किसी भी चीज की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब रूस में गहरे हमले लगभग रोजमर्रा की बात हो गए हैं। इसका रूस की जनता पर मनोवैज्ञानिक असर पड़ रहा है और पुतिन की पकड़ कमजोर हो रही है। याद रखिए, पुतिन एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने अपनी जनता के सामने खुद को मजबूत दिखाकर अपनी छवि बनाई है, भले ही दूसरों को यह साफ दिखता रहा हो कि वो जितना दावा करते हैं उससे कहीं ज्यादा कमजोर है। महान रक्षक अब एक मूर्ख ढोंगी के रूप में बेनकाब हो रहा है, क्योंकि वे आम रूसियों को युद्ध के परिणामों से नहीं बचा पा रहे हैं। 10 जुलाई के हमले सार्वजनिक चर्चा को बदलने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया और रूस की सुरक्षा परिषद में साफ दिखता है। अटलांटिक काउंसिल ने कहा था कि जून में सेंट पीटर्सबर्ग पर हुए हमले के बाद रूस की सार्वजनिक चर्चा में बदलाव का मुख्य कारण यूक्रेन का लगातार असरदार रणनीतिक बमबारी अभियान है, जिसे अब नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया है। अब विस्फोटों के वीडियो रोजाना रूसी सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं और हाल ही में मॉस्को क्षेत्र पर हुए हमलों ने तो खास तौर पर लोगों की संवेदनाओं को झकझोर दिया है। हम खुद भी इससे बेहतर नहीं कह सकते थे। हर बार जब यूक्रेन किसी रिफाइनरी को तबाह करके या किसी डिपो को नष्ट करके उस दुखती रग पर एक और ड्रोन से वार करता है, तो यह रूस की जनता को याद दिलाता है कि यह सब कुछ होना जरूरी नहीं था। यूक्रेन युद्ध नहीं चाहता था, पुतिन चाहते थे। इसी वजह से पुतिन उनके दर्द का कारण है। यूक्रेन रूस की रणनीति उसी पर इस्तेमाल कर रहा है, जिससे रूस की जनता को बिना सीधे निशाना बनाए परेशानी होती है। रूस का अपना हवाई अभियान आतंक पर आधारित है। पुतिन यूक्रेन के शहरों और नागरिकों को मारने में उतने ही खुश है जितना सैन्य ठिकानों पर, क्योंकि रूस यूक्रेन के खिलाफ जबरदस्ती करता है। पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन के लोग विरोध छोड़कर रूस को उसकी मर्जी करने दें। अब यूक्रेन जो कुछ भी कर रहा है वह उसी तरह के दबाव अभियान का अपना तरीका इस्तेमाल कर रहा है, ताकि रूसी जनता पर भी वैसा ही मनोवैज्ञानिक दबाव डाला जा सके, लेकिन पुतिन द्वारा किए जाने वाले युद्ध अपराधों का सहारा लिए बिना। अंत में हमने दबाव पर चर्चा की थी। मत भूलिए कि 10 जुलाई को यूक्रेन ने जिन लक्ष्यों पर हमला किया था उनमें से एक था इल्स की तेल रिफाइनरी। जब हम दबाव की बात करते हैं तो रूस के ईंधन संकट को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर क्षितिज पर लगी आगे इस बात की याद दिलाती हैं कि पुतिन का युद्ध अब घर तक आ गया है, तो रूस में ईंधन पंपों पर लंबी लंबी कतारें और ईंधन की कमी रूसी जनता के लिए कहीं ज्यादा वास्तविक और महसूस होने वाला दर्द है। क्राइमिया से शुरू हुआ ईंधन संकट अब पूरे रूस में फैल गया है और हर बार जब कोई रिफाइनरी जलती है तो ये संकट बढ़ जाता है। DW ने रिपोर्ट किया कि गैलेनिक क्षेत्र की एक रूसी महिला का दावा है कि उसने कार में ईंधन भरवाने की कोशिश में 3 दिन बिताए। वो अपनी गाड़ी में सोती है और सुबह 5 बजे पेट्रोल पंप पहुंच जाती है, लेकिन वहां पहुंचने पर भी उन्हें पेट्रोल पंप खाली ही मिलते हैं। ये कोई 1-2 बार की बात नहीं है। रूस में कई लोग घंटों कतार में खड़े रहते हैं
उस चीज़ के लिए जो उनके देश में पर्याप्त होनी चाहिए, क्योंकि रूस इसका खुद उत्पादन करता है। यूक्रेन ने अपनी जिंदगी की लड़ाई को अब रूस के लिए बुरा सपना बना दिया है। 10 जुलाई का मतलब है रूस का बुरा सपना और लंबा चलेगा। रूस में बहुत से लोगों के लिए पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें अब बर्दाश्त से बाहर हो गई है। झगड़े हो रहे हैं, वहां सचमुच एक बड़ी अफरा तफरी मची हुई है। अगर आप हमारे भद्दे से टीजर का मतलब जानना चाहते हैं तो हमारा वीडियो देखें, जिसमें रूस में पेट्रोल पंपों की कतारों का विश्लेषण है। अगर वीडियो पसंद आए तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर थोड़ा समय बिताएं। हम रोज वीडियो प्रकाशित करते हैं ताकि आपको यूक्रेन युद्ध की ताज़ा जानकारी मिलती रहे। देखने के लिए धन्यवाद।